स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो नॉलेज में। आज हम लोग आईसीएससी क्लास 9 का साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन ये है ना, इस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर 6 है और ये पार्ट 2 भी है। पार्ट 1 उम्मीद है सबको देख लिया होगा और ये अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम करता है ना। चलो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है कि अ शॉपकीपर सेल्स अ टेबल एट 8% प्रॉफिट। 8% प्रॉफिट पे एक शॉपकीपर ने चेयर को बेचा, टेबल को बेचा, एंड अ चेयर एट 10% डिस्काउंट, और 10% डिस्काउंट पे चेयर को बेचा। मतलब क्या है, दो चीज़ें है ना, एक है तुम्हारा टेबल, एक है टेबल और एक है चेयर। ठीक है, और एक है चेयर, एक है चेयर। जरा समझना, ध्यान से समझना। तो टेबल पे प्रॉफिट कर रहा है 8% का। ठीक है, 8% का प्रॉफिट कर रहा है, 8% का प्रॉफिट, प्लस साइन का मतलब प्रॉफिट। ठीक है, और 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब -10%। ठीक है, दियर बाई गेटिंग अ ₹1008। तो उसको कितना मिल रहा है, 1008, इतना मिल रहा है उसको। ठीक है, इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। और क्या बोला है, इफ ही हैड द टेबल एट 10% प्रॉफिट। अगर ये 10% प्रॉफिट पे इसको बेचता है और चेयर को 8% डिस्काउंट पे बेचता है, तो उस केस में उसे कितना मिलता है, ₹20 मोर। 20 मोर मिल रहा है, 20 मोर, ₹20 मोर, मतलब 1008 से 20 मोर है ना, तो कितना हो जाएगा 1028। ठीक है, इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। अब जब बात को समझना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात बताओ कि टेबल का कॉस्ट प्राइस पता है तुमको? नहीं पता है, टेबल का कॉस्ट प्राइस नहीं पता है। चेयर का पता है? नहीं पता है, चेयर का भी नहीं पता है। टेबल का कॉस्ट प्राइस, चेयर का कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, कॉस्ट प्राइस। एक काम करो ना, टेबल का कॉस्ट प्राइस को 100x मान लो, 100x मान लो, और चेयर का कॉस्ट प्राइस को 100y मान लो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो, 100x मान लो, और इसका 100y मान लो। कॉस्ट प्राइस, टेबल का कॉस्ट प्राइस 100x और चेयर का 100y। इस पे 8% का प्रॉफिट, 8% का प्रॉफिट, 8% का प्रॉफिट होता है ना। तो देखो सिंपल सी बात बता रहे हैं, जब प्रॉफिट होगा और लॉस होगा या डिस्काउंट का बात करेंगे, तो जब प्रॉफिट होगा ना, तो एक काम करो ना, सिंपल 100 से ऐड कर दो बाई 100, और अगर लॉस हुआ ना तो 100 से सब्ट्रैक्ट कर दो। बस सिंपल सी बात इतनी याद रखो, सिंपल सी बात इतनी याद रखो। जब प्रॉफिट बोले ना तो 100 के साथ प्लस ऐड कर दो, और जब लॉस बोले ना तो 100 के साथ 8 सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, एक बार अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 108/100 आ जाएगा। ठीक है, इतना आएगा ना, 108/100 आएगा। अच्छा एक बात बताओ, 8% का जो प्रॉफिट हुआ है, 8% का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। तो 100x का 8%, 100x का 8% का मतलब 8/100। तो देखो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया, तो कितना है, 8x आया, 8x आया ना। 8x क्या है, प्रॉफिट है, और 100x क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही ना। तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 100x था, और प्रॉफिट कितना है, 8x है, तो कितना आएगा, 108x आ गया, 108x आ गया। तो मैं यही बोल रहा था, देखो यहाँ पे x क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने माना नहीं था। तो ये क्या है, 108/x, ये एक्चुअली में किसका है, कॉस्ट प्राइस का है ना। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, जरा मुझे बता दो, 108/x इंटू 100x। तो ये और ये कट गया, तो देखो 108 आ गया। देखो जो पहले था वही बाद में आया। तो जब कभी प्रॉफिट बोले ना, जब कभी प्रॉफिट बोले, सिंपल सी बात क्या है, जब कभी प्रॉफिट बोले तो एक काम करो, 100 से ऐड कर दो, और जब कभी लॉस बोले तो 100 से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ एक बात बताओ, यहाँ पे क्या 8% है ना, तो एक काम करो, परसेंटेज को हटा दो। जरा ध्यान से सुनना मैं क्या करने के लिए बोल रहा हूँ। और यहाँ पे क्या करो, 100 लिख दो, और यहाँ पे क्या करो 100, और ये किसके ऊपर है, कॉस्ट प्राइस पे है ना, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 100x है। कोई दिक्कत नहीं ना। इसका बात कर रहे हैं, ये -10% है ना, तो क्या करो, 100 से सब्ट्रैक्ट कर दो, इस परसेंटेज को हटा दो, बाई 100 कर दो। ठीक है, और इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 100y था। सिमिलरली यहाँ प्लस को हटा दो, यहाँ पे 100 लिख दो, बाई 100 लिख दो, और इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 100x ही था। सिमिलरली यहाँ परसेंटेज को हटा दो, 100 लिख दो, बाई 100 कर दो, और इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 100y था।
ठीक है, और बीच में क्या चीज़ का साइन रहेगा, प्लस का, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अब देखो ये 100 कट गया तो क्या बचेगा, 108x बचेगा, और ये 100 कट गया तो क्या बचेगा, 100 - 10 90y बचेगा, इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1008 आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा 18 से कट सकता है क्या, 18 से पूरा कट सकता है क्या, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, मतलब कि 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, मतलब 56 आएगा, 18 × 5 = 90, और यहाँ पे क्या आएगा, 18 × 6 = 6x + 5y, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो 100 + 10 110, ये 100 कट जाएगा तो 110x होगा, प्लस होगा 100 कट जाएगा 92y होगा, इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1028। ये किसी से कट रहा है क्या, 2 से तो कट ही जाएगा, 55, 110, ये है ना, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 55, ठीक है। देखो 2 से कट रहा है ना, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 55x, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 46y, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, ये तुम्हारा इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, कोई भी मेथड यूज कर लो, क्या है, 6x + 5y + 5y इज इक्वल्स टू 56, और यहाँ पे क्या है, 55x है, प्लस 46y है, इज इक्वल्स टू 514 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा मन करे, तुम जिसको इक्वेट करना चाहो कर लो, ठीक है। मैं अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं x की कोफिशिएंट को इक्वल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सॉरी 6 से नहीं, या 55 से करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं 55 लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो सॉल्व करो, क्या आएगा, 55 से 6 × 5 33, और फिर क्या आएगा 275y, फिर क्या आएगा 55 × 56 है ना, तो ये तुम्हारा 2 2 नीचे 2 8 16, 110, 8 10 3080, ये आएगा, ठीक है, 3080, ठीक है, ठीक है, ये आएगा 3080, और यहाँ पे क्या है, 6 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 330, यहाँ पे x होगा, x हो गया, 6 × 6 = 36, 24 276y हो गया, और यहाँ पे 6 × 6 = 24, 6 से 8, 6 × 5 = 30, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे इसको तो क्या बचेगा, -y इज इक्वल्स टू -4, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 4। ये जो y4 आया ना, अब तुम्हारा मन हो तुम x में, मतलब किसी एक में, इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 2 में रखो, जहाँ पे मन करे वहाँ रखो, और वहाँ से रख करके x निकालोगे। जब x आ जाएगा ना, तो बस इसमें वापस पुट कर दोगे यहाँ पे, और यहाँ पे y क्या है, 4, तो यहाँ पे चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और इस y के वैल्यू को 4 के यहाँ पुट करोगे तो कितना आएगा, 5 × 4 20 उधर चला जाएगा, तो क्या होगा 36, x इज इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू 6 होगा, मतलब कि कॉस्ट प्राइस इसका जो होगा ना वो 600 होगा, और इसका जो होगा ना वो होगा 400, ठीक है। समझ में आया। देखो मैंने क्या बोला कि जैसे कि देखो, जब कभी प्रॉफिट बोले, है ना, प्रॉफिट बोले, ठीक है, प्रॉफिट कितना है, मानो 10% का प्रॉफिट है, तो इसको क्या करोगे, सिंपली 100 + 10/100 कर दो। जैसे मैंने क्यों कहा, जैसे कि मान लो कॉस्ट प्राइस कुछ भी दिया हो, मान लो कि 100x कॉस्ट प्राइस दिया हो, तो 100x पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो तुम इसको काट दिए तो क्या बचा, 10x बचा ना, और ये क्या था, प्रॉफिट हुआ, मतलब कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है ना, तो कॉस्ट प्राइस 100x था, उस पर 10% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 10x रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो अब तुमसे पूछेगा कि बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा बता दो जरा सा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 100x है, प्रॉफिट कितना है, 10x है, तो कितना आ गया, 110x आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये इनटू, देखो ऐसे प्रोसेस यूज करो, या फिर सिंपली प्लस करके कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 110/100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना था, 100x था, तो आ गया ना 110x आ गया ना, ठीक है, आ गया ना। अगर यही चीज़ अगर लॉस के लिए होता तो तुम बस प्लस की जगह तो माइनस रखते और सॉल्व करते, आंसर आ जाता। समझ रहे हो ना। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड ऑन अ रो। देखो एक रो है, ठीक है, ये एक रो है, इस रो में स्टूडेंट खड़े हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट है, ऐसे ऐसे स्टूडेंट है, ऐसे ऐसे स्टूडेंट है। तो एक रो में कितने स्टूडेंट हैं हमें नहीं पता है, एक रो में कितने स्टूडेंट हैं नहीं पता। ध्यान सुनना, मैं एक रो की बात कर रहा हूँ, टोटल स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि एक रो में कितने स्टूडेंट हैं नहीं पता। तो एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट
स्टूडेंट इन वन रो, हमें नहीं पता तो उसको मान लेते हैं x, और नंबर ऑफ रो कितना है ये भी हमें नहीं पता है तो वो हम मान लेते हैं कि y। अब तुमसे पूछे कि बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे। टोटल स्टूडेंट, ध्यान सुनो, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो टोटल स्टूडेंट की संख्या मिल जाएगा। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक रो में अगर 5 स्टूडेंट हैं और टोटल 5 रो है तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, 5 × 5 25, ये टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे। एक रो में जितने स्टूडेंट हैं और जितने रो है उन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब पूरा स्टूडेंट का मैं बात कर रहा हूँ। एक रो में 5 स्टूडेंट है, टोटल 6 रो है तो 6 × 5 30 स्टूडेंट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, तो इसीलिए हमने किया टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, x × y, x × y। ठीक है, ध्यान सुनना समझना। अच्छा अब क्या बोल रहा है कि इफ़ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ए रो, अगर हर रो में एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाए, हर रो में, ध्यान से सुनना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से सुनना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हर रो में एक स्टूडेंट ज़्यादा हो जाए तो 2 रो कम हो जाएगा। 2 रो कितना था, y था, उससे दो स्टूडेंट कम हो जाएगा। तो ये क्या है, रो है, ये क्या है, रो है, ये क्या है, नंबर ऑफ रो, और ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट मिल जाएगा, और टोटल स्टूडेंट तो एक्स वाई ही है ना। स्टूडेंट के तो नंबर चेंज नहीं हो रहा है ना, स्टूडेंट का नंबर तो चेंज नहीं हो रहा है ना, स्टूडेंट जितना पहले था अब भी उतना ही है, बस हर एक रो में स्टूडेंट बढ़ जा रहा है और नंबर ऑफ रो कम हो जा रहा है। तो पहले जितना स्टूडेंट था अब भी तो उतने ही स्टूडेंट रहेंगे ना, वो तो चेंज नहीं होंगे ना, समझ रहे हो। चलो इसको सॉल्व कर लो तो क्या आएगा, एक्स वाई माइनस 2x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई। देखो एक्स वाई यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो एक काम करो ना ठीक है, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ तक समझ में आया ना, 2 को उधर ले गए, एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 हुआ। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, इसी कंडीशन को अब चेंज कर दे रहा है। क्या बोल रहा है कि 1 स्टूडेंट लेस इन ए रो, अगर हर रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट को घटा दिया जाए, कितना घटाया जाए, 1 घटाया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है रो बढ़ जाएगा, तो नंबर ऑफ रो 3 बढ़ जा रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हर एक रो में स्टूडेंट कितना है, 1 कर दिया जाए, मतलब स्टूडेंट x माइनस 1 कर दिया जाए, तो रो जो है वो 3 बढ़ जा रहे हैं, तो y प्लस 3 हो जा रहे हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे अब भी तो स्टूडेंट सेम ही रहेगा, स्टूडेंट तो बदलेगा नहीं। तो पहले स्टूडेंट कितने थे, एक्स वाई थे, और अभी इतने थे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। इन दोनों को सॉल्व कर लो, एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो क्या होगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये तुम्हारा क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ रो। ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, और ये क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हाँ दोनों किस, अच्छा यहाँ पे 3 है ना, 3 है, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा कितना होगा, 3 होगा। अब क्या करना है, नॉर्मली ऐड कर दो, ऐड करोगे y और y कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x, यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। x का वैल्यू क्या आया, 5, किसी एक में पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा 3 × 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो कितना होगा, 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, तो वाई इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये क्या था, हर एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 5 थे, और टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं, 12 है। तो टोटल स्टूडेंट, फिर से सुनना, हर रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट है 5, टोटल रो है 12, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 12 × 5 60 स्टूडेंट हो जाएंगे। टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। समझ में आया ना ये बात। ठीक है, देखो फिर से सुनो, क्या बोल रहा है कि अगर हर रो में एक स्टूडेंट बढ़ जाए तो नंबर ऑफ रो घट जाएगा। तो यहाँ पे मैंने x प्लस 1 कर दिया और यहाँ y माइनस 2 कर दिया, इन दोनों को प्रोडक्ट किया, ये एक्स वाई के बराबर आया। क्यों एक्स वाई के बराबर आया, क्योंकि पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स वाई था, तो अब भी तो उतना ही रहेगा ना, स्टूडेंट के तो नंबर चेंज नहीं होने वाला है, टोटल स्टूडेंट का जो नंबर है वो तो चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे एक्स वाई इक्वल किया हमने, यहाँ भी इक्वल किया एक्स वाई का, उसके बाद सॉल्व किया तो एक्स वाई का आंसर आ गया। समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। देखो क्या बोल रहा है, 2 men and 5 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। 2 men and 5 women। अच्छा एक बात बताओ, 2 men और 5 women का बात कर रहा है, 2 men और 5 women का हटा ही दो अभी, फिलहाल अभी हम एक एक का बात करते हैं। एक मैन एक काम को x डे में करता है,
समझ रहे हो ना, एक मैन एक काम को एक्स डे में करता है, तो वही एक मैन एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x। वही एक मैन एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x। सिमिलरली एक वोमैन एक काम को वर्क को वाई डे में कर रही है, ठीक है। तो वही एक वोमैन एक डे में कितना काम करेगी, 1/y। समझ में आया ना, एक मैन एक काम को एक्स डे में करता है, तुमको लिखना पड़ेगा। तो वही एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x काम करेगा। ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। क्या बोला, 2 men and 5 women। तो एक वोमेन कितना दिन में काम कर रहा है, एक मैन कितने दिन में मतलब एक मैन एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/x काम कर रहा है। तो वही दो मैन एक दिन में कितना काम करेगा, 2 × 1/x का मतलब 2/x। और 5 वोमेन, तो एक वोमेन 1/y काम करती है, तो 5 वोमेन 5/y काम करेगी, है ना। और टोटल काम जो है वो 4 डे में कंप्लीट हो जा रहा है, मतलब टोटल काम कितना हो जा रहा है, 1/4 हो जा रहा है। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 हो गया अगर तुम देखो तो। सिमिलरली 1 मैन, मतलब यहाँ पे तुम्हारा 1/x होगा। यहाँ तो 1 मैन का बात किया था तो 1/x ही होगा, और यहाँ 1 वोमेन का बात कर रहे हैं तो 1/y ही होगा। टोटल काम कितने कर रहे हैं, 1/12 काम कर रहे हैं, है ना। ये तुम्हारा इक्वेशन 2 हो गया। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो। देखो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ 2/x है, यहाँ 1/x है। तो एक काम करो ना, इस इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो। लिख देना मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1/1 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2। और क्या होगा उसके बाद, क्या होगा देखो तो, ये क्या होगा, 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। और यहाँ क्या होगा, 2/x 2/y इज इक्वल टू क्या होगा, 2/2 1/12 × 2 क्या होगा, 1/6 होगा ना। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 1/12 × 2 तो क्या होगा, 1/6 होगा ना। तो मैं यहाँ पे 1/6 लिख रहा हूँ। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 2/x 2x कट जाएगा, 5/y माइनस 2/y तो 3/y बचेगा, ठीक है। और 1/4 यहाँ 1/4 माइनस 1/6, 4 और 6 का एलसीएम 12 होगा, 4 से 3 2 मतलब 1/12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, 1/12 आएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 36, ठीक है। ये जो y 36 आया ना, किसी एक में पुट कर लो, इक्वेशन 1 में पुट करना है, पुट कर लो, इक्वेशन 2 में पुट करना है, पुट कर लो, ठीक है। तो क्या होगा, 2/x ये क्या है, 2/x प्लस 5/36 इज इक्वल टू 1/4। तो 2/x 1/4 माइनस 5/36, 4 और 36 का एलसीएम 36 होगा, ये 9 ये 5 मतलब कितना आएगा, 4/36। 4/36 का मतलब हो गया 1/9। 2/x इज इक्वल टू 1/9, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 18 आ गया। तो यहाँ क्या पूछा था, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर 1 मैन टू डू द वर्क। 1 मैन कितना दिन में काम करेगा, 18 दिन में काम करेगा। ये बात क्लियर हुआ ना, ये बात है। अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन किया, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अ बोट टेक 2 आवर टू गो 40 किलोमीटर ऑन स्ट्रीम। जरा एक बात जरा समझो, जरा सा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। अच्छा तुम लोग को पता है क्या, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। ये तो जानते ही हो गया, नहीं जानते तो जान लो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, जानते हो तुम लोग, नहीं तो जान गए अभी। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, जानते हो। अब एक बात समझो, देखो सपोज करो कि एक नौका है, ठीक है, ये भी लग रहा है पर ये नौका मान लो, और ये तुम्हारा करंट है वाटर का, ठीक है, वाटर का। समझ लो नौका भाई इधर की हो जा रहा है, तो कुछ तो स्पीड होगा इस नौके का, इसका स्पीड हमने मान लिया यू। और ये जो नदी का जो बहाव है, नदी का जो करंट है, उसका कुछ तो स्पीड होगा ना, उसका स्पीड मान लो v। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, मैं r लिख रहा हूँ, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, u माइनस v। ध्यान रहे, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, u माइनस v, मतलब इस नौके का स्पीड माइनस ये जो करंट है इसका स्पीड। अच्छा मान लो कि नौका इधर की ओर जा रहा है,
इधर क्यों जा रहा है? अच्छा हम गलत बोल दिए। ये नहीं सही है। ये तो जिस साइड मतलब ये जो तुम्हारा नौके का स्पीड है और ये जो तुम्हारा वाटर का मतलब नदी के बहाव का स्पीड है उसका स्पीड भी, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा u प्लस भी, हमने u माइनस भी बोल दिया। और इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और अगर देखो ऑब्वियस ही बात है ना, नदी मतलब नौके का बहाव इधर की ओर है और पानी भी इधर की ओर बह रहा है, तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगा और समय कम लगेगा। लेकिन अगर मान लो कि ये जो नौका है इधर की ओर जा रहा है और पानी का जो बहाव है इधर की ओर है, समझ रहे हो ना, पानी के बहाव इधर की ओर है, इस केस में जो रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा u माइनस भी, और इसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। ये तुम्हारा डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा u माइनस भी। अब तुम बोलोगे कि आप u पहले क्यों लिए बाद में v क्यों लिए? u क्या है, नौके का स्पीड, नौका में आदमी बैठा हुआ है, ये आदमी का स्पीड मान लो, ठीक है, और v क्या है, नदी के जो बहाव है, नदी का जो करंट है उसका स्पीड है। तो इसका स्पीड हमेशा इसके स्पीड से ज़्यादा होगा, तभी वो मूव कर पाएगा, नहीं तो नहीं मूव कर पाएगा। किस केस में? अप स्ट्रीम के केस में ये जो नौका है, ये जो आदमी है, उसका स्पीड पानी की स्पीड से ज़्यादा होगा, तभी वो मूव कर पाएगा, मतलब नदी के बहाव के एगेंस्ट में, ठीक है। तो ये रिलेटिव स्पीड था, ये तुम्हारा मतलब डाउन स्ट्रीम था और ये अप स्ट्रीम है, ठीक है। चलो इसको क्वेश्चन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो दो क्वेश्चन एक जैसा है। देखो क्या बोला है, अ बोट टेक 2 आवर टू गो 40 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम, मतलब 2 घंटा ले रहा है 40 किलोमीटर कवर करने में। तो इसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, 40/2 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर, यूनिट किलोमीटर पर आवर होगा। और ये जो स्पीड है वो कौन सा स्पीड है बता दो जरा सा, डाउन स्ट्रीम है। और डाउन स्ट्रीम में जो रिलेटिव स्पीड हमने बताया था वो क्या था, बता दो जरा सा, u प्लस भी। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है कि स्ट्रीम यानी रिटर्न, जब ये रिटर्न हो रहा है तो जो स्ट्रीम है उसके अगेंस्ट में मूव कर रहा है ना, तो उसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। और इस केस में समय ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो समय कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, 4 आवर। पहले कितना था, 2 घंटा लग रहा था, अभी कितना समय लग रहा है, 4 आवर लग रहा है। तो अब जो स्पीड होगा वो क्या होगा, 40/4 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। और ये तुम्हारा क्या है, डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है, ये तुम्हारा क्या है, अप स्ट्रीम है। ये डाउन स्ट्रीम था और ये अप स्ट्रीम था। अप स्ट्रीम में जो रिलेटिव स्पीड हमने पढ़ाया तुम लोगों को, वो क्या पढ़ाया, अभी तुम लोगों को क्या पढ़ाया हमने, u माइनस भी पढ़ाया, ठीक है। क्या पढ़ाया हमने, u माइनस भी पढ़ाया, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लो, हो गया, खत्म कहानी। यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बहुत इजी है अब तो बहुत आसान सा हो गया ना। u प्लस भी इज इक्वल टू कितना है, 20 किलोमीटर है, और u माइनस भी कितना है, 10 किलोमीटर है। इसको तुम सॉल्व करो ऐड करोगे, v और v कैंसिल हो जाएगा, 2u इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, u इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इस u किलोमीटर पर आवर, इस u के वैल्यू v में रखोगे तो वो कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो अब ये जो u था, ये जो u है वो क्या है, स्पीड ऑफ द बोट। ये जो है स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है, बोट। और ये जो v है वो क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ये जो है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, है, ठीक है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो ये मतलब बोट का स्पीड है और ये स्ट्रीम का स्पीड है, ठीक है। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन क्यों, देखो क्या बोल रहा है, अ बोट सेल्स अ डिस्टेंस ऑफ 44 किलोमीटर इन 4 आवर विद द करंट के साथ, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम हो गया, करंट के साथ, करंट के मतलब वही स्ट्रीम, पानी का बहाव के साथ मूव कर रहा है, तो मैं डाउन स्ट्रीम हो गया। और डाउन स्ट्रीम हो गया तो इस केस में जो स्पीड होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 44/4 यानी कि 11 किलोमीटर पर आवर। 11 किलोमीटर पर आवर ये तुम्हारा क्या होगा, स्पीड हो गया। और ये कौन सा स्पीड होगा बता दो जरा सा, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक है, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, u प्लस भी। तो तुम पहले लिख देना कि u लेट u
बी द स्पीड ऑफ द, किसका स्पीड बात कर रहा है, बोट, एंड बी द स्पीड ऑफ द करेंट। ठीक है, ऐसे तुम्हें पहले लिख देना। ठीक है, मैं यहाँ पे यू और भी लिख रहा हूँ, तो यू क्या है, स्पीड है किसका, बोट का, और भी जो है स्पीड है किसका, करंट का, ये तुम्हें बोल देना। उसके बाद बोल रहा है ना कि 4 घंटा 48 मिनट, 4 आवर 48 मिनट लॉन्ग का, ज़्यादा समय ले रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है। मतलब पहले 4 घंटा ले रहा था, अब 4 + 48 मिनट, 48 मिनट मतलब 48/60 आवर, इतना समय ले रहा है। अब कब, जब वो कवर कर रहा है सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट, जब वो करंट के अगेंस्ट में जब जा रहा है, मतलब क्या, अप स्ट्रीम जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, डाउन स्ट्रीम में समय कम लगेगा और अप स्ट्रीम में समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना, तो अब इतना समय ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 4/5, 44/5। अब 44/5 आवर ले रहा है, अब 44/5 आवर ले रहा है। कब, अप स्ट्रीम के केस में। अप स्ट्रीम क्या है, अगेंस्ट द अलोंग द, अगेंस्ट द स्ट्रीम, स्ट्रीम के अगेंस्ट में जब मूव कर रहा है तब उसको समय ज़्यादा लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब इस केस में जो स्पीड होगा, डिस्टेंस तो उतना ही है ना, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस उतना ही है, और टाइम कितना लग रहा है 44/5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 km/h आएगा। और ये क्या है, अप स्ट्रीम है ना, ये क्या है, अप स्ट्रीम है। और अप स्ट्रीम का रिलेटिव स्पीड हमने क्या बताया था अभी, u - v। u क्या है, स्पीड ऑफ द बोट, और v क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब बस सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। क्या बोला, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो क्या है, u + v = 11 है, और u - v = 5 है। इन दोनों को ऐड कर दो, 2u = 16 हो जाएगा, तो u = 8 हो गया। ये जो u 8 हुआ ना, पुट करोगे तो v कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जो बोट था उसका स्पीड कितना होगा, 8 km/h, और जो करंट होगा उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 3 km/h। ठीक है, 3 km/h। और कुछ, हाँ, ए बोट इज डिस्टेंस 44 km 4 आवर विद द करंट, इट टेक इतना मिनट लॉन्गर टू कवर द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो क्या बोला, एन एरोप्लेन फ्लाइज 1680 किलोमीटर with a head wind in 3.5 hour. On the return trip with the same wind blowing the plane take 3 hour. ठीक है, 3 hour। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे तुम्हारा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। मतलब क्या है, ये एरोप्लेन जा रहा है और ये तुम्हारा एयर है, ये एरोप्लेन है, ये तुम्हारा एरोप्लेन है, ये तुम्हारा एरोप्लेन है, और ये तुम्हारा एयर है, ये तुम्हारा एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन है, और ये तुम्हारा एयर है। ठीक है, तो देखो ये एगेंस्ट में जा रहा है ना, एगेंस्ट में जा रहा है। तो वो अभी जो पढ़ाए थे ना अभी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का, तो ये डाउन स्ट्रीम में केस बन रहा है ना, देखा जाए तो, है ना, डाउन स्ट्रीम बन रहा है ना। डाउन स्ट्रीम केस में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, u - v होता है। तो ठीक है, इस केस में जो स्पीड होगा ना, वो क्या होगा तुम्हारा 1680/3.5 आवर। 3.5 आवर का हम लोग बात करें तो वो एक्चुअली में क्या होगा, 3 दूनी 6, 7/2 आवर है ना, 7/2 आवर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो आंसर क्या आएगा, 480 km/h। ठीक है, 480 km/h जब एयर के अगेंस्ट में मूव कर रहा था। इस केस में जो स्पीड होगा ना, वो हम लोग क्या लिखेंगे, u - v, रिलेटिव स्पीड u - v होगा, है ना, u - v होगा। अच्छा, अब एयर के साथ मूव कर रहा है, तो इस केस में जो स्पीड है ना, वो क्या होगा, 1680/3, 560 km/h। ठीक है, km/h। और इसको ये भी तो रिलेटिव स्पीड है ना, ये क्या होगा, u + v होगा। बस अब क्या करना है, फाइंड द प्लेन्स एयर स्पीड एंड द विंड स्पीड। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लो इसको आसान से। u - v = 480 km/h और u + v = 560 km/h। दोनों को ऐड कर दो तो 2u = क्या होगा, 1040, 520, और इसको इसमें किसी एक में पुट कर दो तो v = क्या हो जाएगा, 40 km/h, और ये इतना km/h। ठीक है, उम्मीद है तुम लोग समझ गए होगे। प्रॉब्लम ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बस यहीं भी करते हैं खत्म। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।